मैं इसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूँ। अ पावर सप्लाई इज़ डिलीवर्ड 100 वॉट। हमें पावर जो दे रखी है वो 100 वॉट है, तो पावर इज इक्वल टू 100 वाट। इट इज़ अ पावर सप्लाई इज डिलीवरिंग 100 वॉट टू अ लोड ऑफ 10 किलो ओम। जो हमें लोड रेजिस्टेंस दे रखा है वो है 10 किलो ओम। फाइंड द AC वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस द लोड। AC वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब EAC निकालना है। इफ़ द रिपल फैक्टर इज 0.1%, रिपल फैक्टर दिया हुआ है 0.1%, ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमें चाहिए EAC, मतलब AC कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज। तो देखिए जो रिपल फैक्टर हमारे पास होता है ये होता है AC कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज अपॉन DC कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज। और AC कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो AC कंपोनेंट की वैल्यू होएगी गामा इंटू DC कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, अब गामा तो दे ही रखा है, तो हम DC कंपोनेंट निकालेंगे यहाँ से वोल्टेज का। अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे, पावर और लोड गिवन है, तो इसके फॉर्म में हमें कोई फॉर्मूला चाहिए फॉर फाइंडिंग द DC कंपोनेंट। देखिए इसका फॉर्मूला होता है EDC इज इक्वल टू पावर इंटू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला कैसे बना ये देख सकते हो। देखो पावर हमारे पास होता है V स्क्वायर अपॉन R। अगर इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कैंसल, ये पावर अपने पास होता है V स्क्वायर अपॉन R। सॉरी दोबारा देखिए, पावर है V स्क्वायर अपॉन R, तो P की अगर जगह अगर मैं V स्क्वायर बाय R पुट करूँ और एक R यहाँ पे है, तो ये R कैंसल, तो इसका पूरे का रूट हो रहा है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है V के। तो DC कंपोनेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू RL, क्योंकि वो ओवरऑल वोल्टेज के ही यूनिट बन रहा है, वोल्टेज ही दे रहा है अपने को। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें डाटा इसके अकॉर्डिंग गिवन है, तो P की वैल्यू रखेंगे 100 एंड रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो, मीन्स 10⁴। इस पूरे का स्क्वायर रूट है, तो ये अपने पास ओवरऑल बन जाएगा 1000 वोल्ट, क्योंकि 4 + 2 10⁶, उसका स्क्वायर रूट, तो 1000 वोल्ट ये अपने पास DC कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, तो अब हमें चाहिए AC कंपोनेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज गामा इंटू EDC। गामा की वैल्यू 0.1% है, परसेंट को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, और EDC ये है 1000, इसको कट करके ओवरऑल अपना बच रहा है यहाँ पे 1 वोल्ट। तो जो AC कंपोनेंट है वोल्टेज का वो है 1 वोल्ट। ओके, इस वे से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्न्स रेशो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच इज़ यूज्ड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इज 12:1। टर्न्स का रेशो दे रखा है 12:1। इट मीन्स NP अपॉन NS जो है दैट इज 12/1। प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स का रेशो ये 12/1 दे रखा है। सिंपल लिखा हुआ है रेशो 12:1, इसका मतलब प्राइमरी टर्न्स रेशो अपॉन सेकेंडरी टर्न्स रेशो है। इसको ऑपोजिट मत कर देना, सेकेंडरी ऊपर प्राइमरी नीचे ले लोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले अगर कुछ लिखा नहीं हुआ, सिंपल रेशो दे रखा है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी रेशो ही है टर्न्स का। द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट AC, तो हमें ERMS दे रखी है 220 वोल्ट। Assuming that the diode voltage drops to 0, find the DC voltage across the load। DC कंपोनेंट हमें निकालना है, और ये कह रहे हैं व्हाट इज द PIV, मतलब P की इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड, PIV की वैल्यू हमें निकालनी है। और फिर कह रहे हैं कि इफ द सेम DC वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर का अगर यूज़ कर रहे हैं उस केस में PIV क्या होगी ये भी फाइंड आउट करना है। इस ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी मतलब PIV निकालना है, और सेंटर टैप के लिए भी PIV की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो यहाँ से अब हम सेकेंडरी वोल्टेज अगर फाइंड आउट करना चाहें वो आ जाएगा NS अपॉन NP इंटू EP।
नंबर जो टर्न्स का रेशो दे रखा है वो 12/1 है NP अपॉन NS के लिए। हमें NS अपॉन NP चाहिए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इंटू EP। अब EP नहीं पता, मतलब प्राइमरी टर्न्स की वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज कहाँ से आएगी कि ERMS दे रखा है, तो मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगी √2 इंटू ERMS। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ERMS होता है E0/√2, मतलब पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो √2 उस साइड चला जाएगा, तो √2 इंटू ERMS वैल्यू पुट करेंगे। √2 इंटू ERMS की वैल्यू 220 है, इसको मल्टीप्लाई, √2 होता है 1.414, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो ये वैल्यू बनेगी 311.13 वोल्ट। अब इस EP को इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो ये है 311.3। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 25.93 वोल्ट। तो सेकेंडरी वोल्टेज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो अगर हमें गिवन है और प्राइमरी वोल्टेज अगर पता है तो वहाँ से हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। और फिर क्वेश्चन में क्या रखा है कि व्हाट इज द PIV ऑफ ईच डायोड, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज भी निकालनी है। अगर हम DC कंपोनेंट और साथ में DC वोल्टेज पूछ रखी है, DC वोल्टेज निकालिए लोड के क्रॉस। अब देखिए सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास पीक वैल्यू आ चुकी है। DC वोल्टेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2EM/पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्चुअली हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है ये, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए इसका फॉर्मूला 2EM/पाई यूज होगा। तो EM का मतलब पीक वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, तो 2 इंटू जो पीक वैल्यू ये पुट करेंगे 25.93/पाई, पाई मतलब 3.14। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद। अब ब्रिज रेक्टिफायर की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो तो होती है हमारे पास EM, ठीक है, और जो सेंटर टाइप रेक्टिफायर होता है उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज होती है 2EM। तो EM हमारे पास है ही। EM क्या चीज़ है? ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है इसकी पीक वैल्यू आई है, इसे ही EM कहेंगे हम, ठीक है। तो EM मतलब ES, जस्ट नोटेशन का फर्क डाल दिया मैंने यहाँ पे। जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू आ रही है सेकेंडरी वोल्टेज की, वो ही उसकी पीक वैल्यू आ रही है। DC कंपोनेंट या AC कंपोनेंट मतलब RMS वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले से डायरेक्टली आई है हमारे पास वो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है। तो अब हम बात करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है। देखिए ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं आपको कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्टिंग्विश कीजिए, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप जो है मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हो इनका, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर हम कंपेयर करें तो जो पीक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है दोनों का वो तो सेम होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब लोड के अक्रॉस और डायोड के अक्रॉस। और जो DC वैल्यू होती है करंट की वो हाफ वेव के लिए EM/पाई होता है, फुल वेव के लिए इसका डबल हो जाता है मतलब 2IM/पाई, बट हाफ वेव के लिए IM/पाई होता है। RMS वैल्यू होती है जो ये हाफ वेव की IM/2 होती है, करंट की वैल्यू RMS IM/2, बट फुल के लिए IM/√2 होता है, ये प्रूव किया था हमने। फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हो सकती है वो हाफ वेव की तो 40.6% हो सकती है। इसी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि 40.6 इंटू 1 माइनस समथिंग फैक्टर से इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, तो मैक्सिमम 40.6 हो सकती है, बट फुल वेव की एफिशिएंसी से डबल होती है, 81.2% होती है। फिर बात करते हैं हम रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर हाफ वेव का जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल वेव के। हाफ वेव के लिए होते हैं 1.21, बट जो फुल वेव के लिए इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.48। और पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव की EM होती है, बट फुल वेव की डबल ऑफ दिस वैल्यू मतलब 2EM होती है, मैक्सिमम वैल्यू का डबल।
तो ये इस वे से हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोलर सेल की। इस यूनिट को जो हमने कवर किया था, तो ये टॉपिक हमारा एक बार इसको स्किप कर दिया था, तो ये मैं आपको अब करवा रही हूँ आज के लेक्चर में। सोलर सेल, सोलर सेल है, देखिए इसे फोटो वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सनलाइट से कनेक्टेड है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटो वोल्टेज सेल किस बेस पे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है फोटो वोल्टेज मतलब फोटो वर्ड मीन्स लाइट से रिलेटेड, वोल्टेज मतलब करंट से रिलेटेड, मतलब लाइट फॉल होने पे जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है फोटो वोल्टेज सेल। ओके, तो सोलर सेल क्या होता है, एक पीएन जंक्शन ही है ये, जो कि जो फोटोन्स हैं या जो लाइट फॉल हुई है, लाइट एनर्जी को, सनलाइट को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको फोटोवोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। देखिए इसमें जो मेन प्रिंसिपल पे जो ये काम करता है वो ये होता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो भी होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर देते हैं क्रिएट करके। जैसे सनलाइट फॉल होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे, तो वो क्या होता है, जैसे लाइट फॉल होएगी बेटा तो होल इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन होएगी और फिर वो सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट रीजन्स में मूव करेंगे और डिफरेंट रीजन को चार्ज कर देते हैं सेल के, तो जिससे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज है, तो वहाँ पे तो करंट होगा ही होगा। तो इस टाइप से सोलर सेल में करंट फ्लो करता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि सोलर सेल में क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनता है। देखिए इसके अंदर एक सिलिकॉन या गैलियम का पीएन जंक्शन होता है, जिसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो निकल से प्लेट कर दिए जाते हैं, मतलब निकल की परत कॉन्टैक्ट्स के ऊपर चढ़ी होती है। ठीक है, और इसको ना एक कैन के अंदर बंद कर देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, और उस कैन के अंदर ये इनक्लोज होते हैं सारी चीज, उसका जो टॉप होता है वो ग्लास विंडो का होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसको हम इस वे से दिखा सकते हैं या बुक से भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसका ऊपर वाला पार्ट ये पी लेयर है, पी रीजन है, अपर लेयर जो है, नीचे वाली लेयर है, ये एन रीजन है। जो पी लेयर होती है ये थिन होती है। ठीक है, वो थिन इसलिए बनाई जाती है ताकि लाइट जब इंसिडेंट हो तो वो पीएन जंक्शन में इजीली पहुंच सके, इसलिए इस लेयर को थोड़ा पतला रखा जाता है इजीली, ताकि पेनिट्रेट कर पाए लाइट। और दूसरा रीज़न जो है एंड रीज़न, ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा थिक बनाया जाता है। ओके, अब ये जो इसके कॉन्टैक्ट्स है ना, ये हमने दिखा रखे हैं, इन पे निकल की प्लेटिंग की जाती है, और फिर इनके साथ ये निकल की प्लेटिंग एक्चुअली मेटल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए की जाती है ताकि कंडक्शन हो पाए। अब इसका इन दोनों का ये जो एंड है कॉन्टैक्ट्स का, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के, जिससे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे। तो अब बात आती है कि सनलाइट की जो एब्जॉर्प्शन होगी, अब सनलाइट को इसके ऊपर फॉल करवाया जाता है पी लेयर के ऊपर, अपर लेयर के ऊपर। तो पी रीजन पे जैसे लाइट फॉल होएगी तो जो सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, सोलर सेल जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो किस पे डिपेंड करती है, पहले हम ये बात करेंगे किन फैक्टर्स पे वो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है। देखिए एक तो लाइट सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक सनलाइट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर सनलाइट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आ रही है तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट सरफेस ऑफ द सेल, कितना पार्ट फ्रंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा उस पर भी डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर के बैंड गैप पे भी डिपेंड करता है, जितना कम बैंड गैप होगा सेमीकंडक्टर का उतनी ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट कर सकती है और उतना ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्रिएशन हो पाएगी। लेयर की थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, लेयर अगर पतली है तो ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी सनलाइट की, अगर लेयर थिक है तो कम पेनिट्रेशन हो पाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी वर्किंग की। देखिए जब सनलाइट जंक्शन पे फॉल होती है, एक्चुअली फॉल होने के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना,
वो तो तब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट कर पाएगी जब उसकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होगी। जब इंसिडेंट लाइट, देखिए इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होती है वो तो एच न्यू है, क्योंकि लाइट फोटोन से बनती है, तो एच न्यू प्लैंक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर ये एनर्जी बैंड गैप से कम है सेमीकंडक्टर के, फिर तो वो क्रिएट ही नहीं हो पाएंगे होल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिली उनको जंप करने की। इलेक्ट्रॉन्स फिर तो जंप ही नहीं कर पाएंगे ग्राउंड लेवल से। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी ज़्यादा, अगर ये एनर्जी ज़्यादा है बैंड गैप से, फिर पॉसिबिलिटी है, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है अगर बैंड गैप से, तब ही इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा पाए, और फिर ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, तो जब एनर्जी इंसिडेंट लाइट की बैंड गैप से ज़्यादा है तो लाइट क्या होता है, जैसे एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होगा पी और एन साइड पे। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए हैं वो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जंक्शन फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हैं वो पी साइड से बैरियर पोटेंशियल की ओर जाएंगे, पी उस साइड, दूसरी साइड मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो जंक्शन के दोनों साइड्स पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे ओपन सर्किट वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए पी साइड जो हमारे पास था ना, ये डायग्राम से देख सकते हैं आप, ये पी साइड है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे पास क्रिएट हुए हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बना देंगे। तो अब क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज क्रिएट हुई, तो एक्सटर्नल लोड जो हमने ये RL कनेक्ट कर रखा है, अब इसके अक्रॉस हमारा करंट फ्लो करेगा। तो सोलर सेल के अगर यूजेस की बात करें, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको बैटरी वगैरह में चार्जिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि नाइट टाइम में उसकी सप्लाई ली जा सके। जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई बार उनमें सोलर सेल यूज़ किया जाता है, तो वो इस बेस पे काम करती हैं कि दिन में तो सनलाइट की प्रेजेंस में उनकी फुल चार्जिंग हो जाती है, और रात को फिर वो अपने आप ऑन हो जाती हैं, क्योंकि उनकी चार्जिंग हो चुकी होती है, तो अलग से उनको सप्लाई नहीं देनी पड़ती। और इसको अर्थ सैटेलाइट्स में भी जो है पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सोलर कुकर में भी, जैसे फूड वगैरह कुक करने के लिए इनका जो है सारा सनलाइट का ही रोल है वहाँ पे। और वाटर वगैरह पंप करने के लिए भी सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस वगैरह में भी इनको यूज़ करते हैं। तो अब हम एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे एलईडी का, कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड डायोड बाय सर्टेन एलईडी इज 600 नैनोमीटर। हमारे पास लाइट की वेवलेंथ जो दे रखी है एलईडी की वो है 600 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। फाइंड द एनर्जी गैप, हमें यहाँ से एनर्जी गैप निकालना है। देखिए हमारे पास एनर्जी गैप जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। अब न्यू है फ्रीक्वेंसी, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 सेकेंड होती है, और न्यू जो है न्यू होते हैं सी बाय लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ हमें गिवन है, तो यहाँ से सी की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸, एंड वेवलेंथ है 600 इंटू 10⁻⁹। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, और एच हमें पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 सेकेंड्स। तो ये एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास बैंड गैप की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।